1 अप्रैल 2020 पूरी दुनिया कोरोना लॉकडाउन में बंद थी। शहरों की सड़कें खाली थी, लोग अपने घरों में थे, लेकिन भारत की ऐसी जगह थी जहां लॉकडाउन का मतलब नहीं था। वहां हर दिन मौत पहरा दे रही थी। कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल पर करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद रंडोरी बहक का इलाका पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। जहां तक नजर आती थी सिर्फ सफेद बर्फ दिखाई देते थे। पेड़, पत्थर, पहाड़ सब कुछ बर्फ की मोटी चादर के नीचे दब चुका था। तापमान इतना नीचे था कि खुली हवा में कुछ मिनटें खड़े रहना भी आसान नहीं था। वहां सिर्फ एक आवाज सुनाई देती थी, तेज बर्फीली हवाओं की। लेकिन इसी सन्नाटे के बीच दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से कुछ और चल रहा था। 5 हथियारबंद आतंकवादी पूरे शरीर पर सफेद कपड़े पहनकर, अपने चेहरे ढककर और हाथों में आधुनिक हथियार लेकर धीरे धीरे भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। उनका मकसद सिर्फ बॉर्डर पार करना नहीं था, उनका मिशन था भारत के अंदर घुसकर किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देना। क्योंकि उन्हें पता था कि इस मौसम में बर्फ बहुत कुछ छिपा देती है। They believed that the weather was on their side, but they had no idea they are walking into the territory of Indian Army. उस समय ऊंची पोस्टों से भारतीय सेना का कुछ हिस्सा मौसमों की वजह से नीचे बेस कैंप में शिफ्ट हो चुका था, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि सीमा खाली थी। आज के इंडियन आर्मी सिर्फ आंखों से नहीं, टेक्नोलॉजी से भी निगरानी करती है। पूरे इलाके पर लगातार ड्रोन्स नजर रख रहे थे। 8 जाट रेजिमेंट के जवान कमांड सेंटर से में बैठकर हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर बनाए हुए थे। तभी एक जवान की नजर बर्फ पर बने एक कुछ अजीब निशानों पर जाती है। पहली नजर में तो किसी जंगली जानवर के पैरों के निशान लगते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा जूम होता है जवान को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो ध्यान से देखता है, फिर दोबारा देखता है और अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। ये किसी जानवर के निशान नहीं थे, इंसानों के पैरों के निशान थे, जिन्हें इस तरह बनाया गया था कि देखने वाला उसे जानवर समझे। यह पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों की पुरानी ट्रिक थी। अपने जूतों के नीचे जानवरों जैसे पैड लगाकर वो सेना को भ्रमित करने की कोशिश करते थे, लेकिन इस बार उनका सामना ऐसे सैनिकों से था जो इलाके को अपनी हथेली की तरह जानता था। जवान बिना एक सेकंड गंवाए अपने सीनियर ऑफिसर को सूचना देता है। आदेश मिलते ही 8 जाट रेजिमेंट की एक टीम तुरंत उस दिशा में निकल पड़ती है। अब शुरू हो चुका था एक ऐसा सर्च ऑपरेशन जिसमें दुश्मन दिखाई भी नहीं दे रहा था और गायब भी नहीं था। जवान बर्फ में बने हर फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। कई किलोमीटर तक लगातार चलते रहने के बाद आखिरकार वे दूसरी पहाड़ी के पास पहुंचते हैं और तभी दूर से सफेद बर्फ के बीच 5 काली आकृतियां दिखाई देती है। लेकिन भारतीय जवान कुछ समझ पाते उससे पहले ही दूसरी तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठ रहा है। इंडियन आर्मी भी तुरंत जवाबी फायरिंग करती है। दोनों तरफ से लगातार गोलियां चलती है, लेकिन आतंकवादी यहां लड़ने नहीं आए थे। उनका पहला लक्ष्य था किसी भी तरह बचकर जंगल के अंदर गायब हो जाना, और वही हुआ। घना जंगल, ऊंची बर्फ और खराब मौसम का फायदा उठाकर पांचों आतंकवादी देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गए। फायरिंग रुक चुकी थी, लेकिन ऑपरेशन अभी शुरू हुआ था। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि ये कोई आम घुसपैठिया नहीं, ये अच्छी ट्रेनिंग लेकर आए आतंकवादी हैं जो इलाके की पूरी तैयारी करके आए हैं। अगले ही दिन 2 अप्रैल सर्च ऑपरेशन और बड़ा कर दिया गया। 41 राष्ट्रीय राइफल और 27 राष्ट्रीय राइफल्स की टीमें भी इस मिशन में शामिल कर ली गई। अब पूरे इलाके में कई दिशाओं से सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका था। हर जंगल, हर पहाड़ी, हर बर्फीली ढलान, हर चट्टान के पीछे जवान दुश्मन को तलाश रहे थे। कुछ घंटों बाद आतंकवादी फिर दिखाई देते हैं, फिर फायरिंग होती है और फिर एक बार वो जंगल में गायब हो। अब यह सिर्फ सर्च ऑपरेशन नहीं रहा था, यह एक डेडली गेम बन चुका था। एक तरफ भारतीय सेना और दूसरी तरफ से 5 ऐसे आतंकवादी जो हर बार कुछ मिनट के लिए सामने आते और फिर हवा की तरह गायब हो जाते। 3 अप्रैल को भी यह सिलसिला जारी रहता है। दिन निकलता है, सर्च शुरू होती है, फुटप्रिंट्स मिलते हैं, कुछ हलचल दिखाई देती है, फायरिंग होती है और फिर वही सन्नाटा। 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन आतंकवादी अब भी जिंदा थे। अब सेना को समझ आ चुका था कि सिर्फ जमीन पर चलकर इन्हें पकड़ना आसान नहीं होगा। ये लोग टेरेन का इस्तेमाल कर रहे थे। बर्फ, जंगल, चट्टाने और नेचुरल केव्स सब कुछ इनके लिए शील्ड बन चुके थे। अगर इन्हें इसी तरह छोड़ दिया गया तो एक किसी भी रात नीचे आबादी वाले इलाके में पहुंच सकते थे, और अगर ऐसा हुआ तो ना जाने कितने मासूम लोगों की जान खतरे में पड़ सकती। भारतीय सेना के लिए यह सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला नहीं था, यह देश के नागरिकों की सुरक्षा का सवाल बन चुका था। कमांडर्स लगातार स्थिति का एनालिसिस कर रहे थे। हर एनकाउंटर्स के बाद मैप्स अपडेट किए जा रहे थे, ड्रोन फुटेज दोबारा देखी जा रही थी, हर फुटप्रिंट का पैटर्न समझा जा रहा था। अब फैसला लिया गया कि स्ट्रेटजी बदलनी होगी, क्योंकि अगर दुश्मन जंगल की तरह सोच रहा है तो उसे हराने के लिए उससे भी ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा। द हंट वाज अबाउट टू एंटर अ कंप्लीटली न्यू फेज। आने वाला दिन सिर्फ सर्च ऑपरेशन नहीं लेकर आने वाला था, आने वाला दिन लेकर आने वाला था टेक्नोलॉजी, स्पेशल फोर्सेस और ऐसी लड़ाई जो भारतीय सेना के इतिहास में हमेशा याद रखी जाए। 4 अप्रैल को पूरे ऑपरेशन को स्ट्रेटजी बदल दी गई। अब सिर्फ जवानों के भरोसे सर्च नहीं होना था, अब टेक्नोलॉजी भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बनने वाली थी। आर्मी ने तुरंत यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को मिशन में लगा दिया। रिमोट कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट ऊपर से पूरे इलाके की लगातार निगरानी करने लगे। कुपवारा के जंगल, शमशाबरी रीच के बर्फीली ढगलाने, गहरी खाइयां, बड़े बड़े पत्थर के पेड़ों के झुंड, हर जगह ड्रोन कैमरे की नजर पहुंच चुकी थी। नाउ द हंटर्स वेयर वाचिंग फ्रॉम द स्काई। आतंकियों को शायद लग रहा था कि वे बर्फ और जंगल की आड़ में सुरक्षित है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आसमान से उनकी हर छोटी हरकत रिकॉर्ड हो रही थी। कुछ घंटों के लगातार निगरानी के बाद आखिरकार आर्मी को एक बड़ा लीड मिल गया।
ड्रोन फुटेज में कुछ सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दी। आतंकियों की एग्जैक्ट पोजीशन लगभग कंफर्म हो चुकी थी। अब आर्मी ने बिना समय गंवाए पूरे इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। आसपास के रूट्स बंद कर दिए गए, विलेज अलर्ट्स पर डाल दिए गए और हर पॉसिबल एस्केप रूट्स पर जवान तैनात कर दिए गए। अब आतंकियों के लिए निकलना पहले जैसा आसान नहीं था, लेकिन इंडियन आर्मी एक और गलती नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि यह मिशन अब सिर्फ सर्च ऑपरेशन नहीं रहा, अब सामने ऐसे टेररिस्ट थे जो आखिरी गोली तक लड़ने वाले थे। इसलिए फैसला लिया गया कि इस मिशन को पूरा करेंगे। इंडिया के सबसे इलाइट कमांडो था और यही वो पल था जब मैदान में उतरने वाली थी 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस, इंडियन आर्मी की ओ यूनिट, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े आतंकियों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। एक ऐसी फोर्स जिसकी पहचान सिर्फ उसकी ट्रेनिंग नहीं बल्कि उसके रिजल्ट्स हैं। साल 1961 में बनी इस यूनिट ने दशकों तक सबसे कठिन ऑपरेशन के अंजाम दिया है, चाहे काउंटर टेरर मिशन हो, होस्टेज रेस्क्यू हो या फिर दुश्मन की सीमा के अंदर जाकर स्ट्राइक करना हो। 4 पैरा इससे हर बार सबसे आगे रही है। देयर मोटो इज सिंपल, बलिदान। और इस नाम के पीछे सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि पूरी फिलॉसफी छिपी है। मिशन चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, पीछे हटना इनके डिक्शनरी में लिखा ही नहीं है। इस यूनिट को अब कुपवाड़ा बुलाया गया। दूसरी तरफ जिन आतंकियों की तलाश हो रही थी वो भी एक लोकल ग्रुप नहीं था, वे पाकिस्तान बेस्ट टेरर आउटफिट लश्कर तैयबा के सदस्य थे। वही संगठन जिसने इंडिया के खिलाफ कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। पार्लियामेंट अटैक से लेकर के मुंबई 26/11 तक इस संगठन का खूनी इतिहास पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इस बार कहानी अलग होने वाली थी। इस बार सामना उनका रेगुलर ट्रूप से नहीं बल्कि स्पेशल फोर्सेस से होने वाला था। 4 अप्रैल की रात कुपवाड़ा की पहाड़ियां चांदनी में चमक रही थी। तापमान 0 से बहुत नीचे जा चुका था। चारों तरफ से बर्फ, सन्नाटा और तेज ठंड हवा थी। ऐसी रात जिसमें आम इंसान कुछ मिनट भी बाहर नहीं रह सकता। लेकिन उसी रात एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर धीरे धीरे शमसाबरी रीच के ऊपर पहुंचता है। रोटर की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। कुछ सेकंड बाद हेलीकॉप्टर होवर करता है, नीचे मोटी बर्फ, ऊपर अंधेरा आसमान और फिर हेलीकॉप्टर से एक रोप नीचे गिरती है। बिना एक पल गंवाए कमांडो रोप पकड़कर नीचे उतरता है। कुछ ही पलों में 6 कमांडो बर्फ से ढके उस पहाड़ी पर उतर चुके थे। अब असली हंट शुरू हो चुकी थी। इस टीम की कमांड संभाल रहे थे सूबेदार संजीव कुमार। उनके साथ थे हवलदार देवेंद्र सिंह, पैरा ट्रूपर बालकृष्णा, सोनम सेरिंग तमांग, छत्रपाल सिंह और अमित कुमार। ये सिर्फ 6 नाम नहीं थे, ये वो लोग थे जिन्होंने मिशन से पहले अपने मन में एक फैसला कर लिया था कि आइदर वी फिनिश द टेररिस्ट और वी नेवर कम बैक। बर्फ कमर तक जम चुकी थी। टेम्परेचर लगभग -15 डिग्री के आसपास पहुंच चुका था। हर कदम आगे बढ़ाने में ताकत लग रही थी। कई जगह पैर बर्फ में धंस जाते थे, लेकिन किसी के चेहरे पर थकान नहीं थी, क्योंकि इन 6 लोगों को पता था कि अगर आज ये 5 आतंकी बच गए तो कल किसी स्कूल, किसी मार्केट या किसी आर्मी कन्वॉय पर हमला कर सकते हैं। यही सोच उन्हें लगातार आगे बढ़ा रही थी। टीम पूरी सावधानी से आगे बढ़ रही थी। कोई आवाज नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ हैंड सिग्नल और साइलेंट कम्युनिकेशन। घंटे बीत गए, लगभग 5 घंटे हो गए, लेकिन आतंकी अब भी नजर नहीं आए। रात धीरे धीरे खत्म हो रही थी। सुबह के करीब 4 बज रहे थे। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा जैसे शायद आज भी कुछ नहीं हाथ लगेगा, लेकिन तभी टीम के सबसे आगे चल रहे कमांडो की नजर बर्फ पर बने कुछ बिल्कुल ताजा फुटप्रिंट पर पड़ती है। इस बार निशान पुराने नहीं थे। इसका मतलब साफ था कि आतंकी ज्यादा दूर नहीं थे। सूबेदार संजीव कुमार तुरंत अपनी टीम को सिग्नल देते हैं। सभी कमांडो अलर्ट मोड में आ जाते हैं। अब टीम 2-2 कमांडो के 3 ग्रुप में बढ़ जाती है ताकि आतंकियों के किसी भी दिशा से निकलने का मौका न मिले। हर कमांडो अपनी फिंगर ट्रिगर के पास रखे। धीरे धीरे इन कमांडो उन फुटप्रिंट को फॉलो करने लगता है। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि बर्फ पर पड़ते जूतों की हल्की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। हर किसी की नजर सामने थी, हर सांस नपी तुली थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। एक बात तय थी कि आतंकी अब बहुत करीब थे। एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट नोबडी कुड हैव प्रेडिक्टेड। जिस जगह की तरफ ये 6 कमांडो बढ़ रहे थे, वहां बर्फ के नीचे छुपे ये आतंकी इंतजार कर रहे थे। सुबह लगभग 4 बज चुके थे। 6 कमांडो पूरी सावधानी से उन ताजा फुटप्रिंट का पीछा कर रहे थे। हर कदम नाप कर रखा जा रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि दुश्मन अब बहुत करीब है। लेकिन अगले कुछ सेकंड में जो होने वाला था उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। सबसे आगे चल रहे हवलदार दीपेंद्र सिंह और पैरा ट्रूपर बालकृष्णा अचानक बर्फ के नीचे छिपी एक गहरी शोक केव में गिर जाते हैं। पीछे चल रहे बाकी 4 कमांडो कुछ पल के लिए समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या। वे तुरंत आगे दौड़ते हैं और नीचे झांकते हैं तो देखते हैं कि दोनों साथी एक गुफा के अंदर हैं। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। उसी केव के अंदर उनसे मुश्किल से 10 फीट की दूरी पर 5 हथियार बंद आतंकवादी भी मौजूद थे। इतनी कम दूरी पर आमने सामने आना किसी भी स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन का सबसे खतरनाक मोमेंट होता है। यहां रिएक्शन टाइम सेकंड में नहीं बल्कि पलकों की झपक में मापा जाता है। आतंकियों ने भी तुरंत अपने हथियार उठाने की कोशिश की, लेकिन देवेंद्र सिंह और बालकृष्णा ने उन्हें पहला मौका ही नहीं दिया। दोनों कमांडो बिना एक पल गंवाए सीधे आतंकियों के ऊपर टूट पड़े। उन्हें पता था कि अगर आतंकियों ने पहले ट्रिगर दबा दिया तो बचने का कोई संभावना नहीं हो। इसलिए उन्होंने गोलियों से पहले अपने शरीर को हथियार बना लिया। अगले ही पल पूरी केव गोलियों की आवाज से गूंज उठी। दोनों तरफ से लगातार फायर होने लगी। देवेंद्र सिंह और बालकृष्णा को कई गोलियां लगी, लेकिन दर्द की परवाह किए बिना वे आतंकियों को जमीन पर दबोचे रहे ताकि बाकी टीम को अंदर आने का समय मिल सके। ऊपर खड़े चारों कमांडो ने जैसे ही नीचे का सीन देखा, उन्होंने एक भी सेकंड बर्बाद नहीं किया और सीधे केव के अंदर छलांग लगा दी। अब यह कोई सामान्य इनकाउंटर नहीं था।
यह क्लोज क्वार्टर बैटल था, जहां दुश्मन और अपने के बीच इतनी कम दूरी थी कि कई बार राइफल चलाना भी खतरा बन सकता था। दिस वॉज नो लॉन्गर अ गन फाइट, इट हैड बिकम अ फाइट फॉर सर्वाइवल। सूबेदार संजीव कुमार सबसे आगे बढ़े और घायल साथियों को पीछे खींचने की कोशिश करने लगे। पैरा ट्रूपर अमित कुमार ने उनकी मदद में आ गया। दूसरी तरफ सोनम सेरिंग तमांग और छत्रपाल सिंह लगातार कवर दे रहे थे ताकि आतंकियों को आगे बढ़ने का मौका ना मिले। लेकिन केव इतनी छोटी थी कि हर तरफ गोलियां ही गोलियां चल रही थी। इसी दौरान संजीव कुमार और अमित कुमार भी गोलियों का निशाना बन गए। अमित कुमार के शरीर में एक दो नहीं बल्कि कई गोलियां लग चुकी थी। आम इंसान शायद पहली गोली के बाद ही गिर जाए, लेकिन इंडियन आर्मी के पैरा कमांडो थे, इनके लिए मिशन अपनी जान से भी बड़ा था। गोलियां चलाते चलाते एक वक्त ऐसा आया जब लड़ाई पूरी तरह हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बदल गई। सूबेदार संजीव कुमार ने एक आतंकी को पकड़कर जोरदार वार किया और उसे जमीन पर दबोच लिया। अमित कुमार, जिनके शरीर से लगातार खून बह रहा था, उन्होंने भी एक आतंकी को पकड़ लिया और आखिरी सांस तक उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। छत्रपाल सिंह भी तीसरे आतंकी से हाथापाई कर रहे थे। केव के अंदर हर तरफ चीखें, गोलियों की आवाज और संघर्ष की गूंज थी। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसी अफरा तफरी में एक आतंकी किसी तरह कमांडो की पकड़ से निकल गया और उसने तुरंत अपनी राइफल उठाई और चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। केव के अंदर मौजूद लगभग हर कमांडो को गोलियां लगी। आतंकी को लगा कि अब वह इस केओस का फायदा उठाकर भाग जाएगा, लेकिन उसने एक बड़ी गलती कर दी थी। उसने सोनम सेरिंग तमांग को नजरअंदाज कर दिया। सोनम, जो खुद भी घायल थे, उन्होंने आखिरी बची ताकत से उस भागते हुए आतंकी की तरफ ग्रेनेड फेंका। आतंकी कुछ कदम आगे बढ़ा और शायद उसे लगा कि अब वह बच निकला है, लेकिन अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ, ग्रेनेड फटा और वही आखिरी आतंकी भी ढेर हो गया। इसी एक्सप्लोजन के साथ ऑपरेशन का सबसे बड़ा मिशन पूरा हो चुका था। पांचों आतंकवादी मारे जा चुके थे। जिस इन्फिल्ट्रेशन मिशन के लिए उन्हें पाकिस्तान से भेजा गया था, वह हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। केव के अंदर देवेंद्र सिंह और बालकृष्ण पहले ही वीरगति प्राप्त कर चुके थे। छत्रपाल सिंह भी अपने घावों के कारण देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे चुके थे। दूसरी तरफ सूबेदार संजीव कुमार, अमित कुमार और सोनम सेरिंग तमांग गंभीर रूप से घायल थे। कुछ घंटों बाद बैकअप टीम वहां पहुंची। घायल कमांडो को तुरंत हेलीकॉप्टर के जरिए आर्मी हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने कई घंटों तक उन्हें जान बचाने की कोशिश की, लेकिन सूबेदार संजीव कुमार और अमित कुमार ने इलाज के दौरान देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उस पूरी टीम में सिर्फ सोनम सेरिंग तमांग ही जीवित बच सके। मिशन वाज सक्सेसफुल बट द कॉस्ट वाज अनफॉरगेटेबल। करीब एक साल बाद पूरे देश ने इन वीरों की बहादुरी को सलाम किया। सूबेदार संजीव कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। सोनम सिंह तमांग को शौर्य चक्र मिला। अमित कुमार, छत्रपाल सिंह, बालकृष्ण और देवेंद्र सिंह को उनकी अद्भुत बहादुरी के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ अवार्ड्स नहीं थे, बल्कि उस बलिदान की पहचान थे, जिसकी वजह से हजारों भारतीय परिवार सुरक्षित अपने घरों में सो पाए। यही है इंडियन आर्मी। चाहे सियाचिन की बर्फ हो, कश्मीर के जंगल हो या राजस्थान का रेगिस्तान, भारतीय सैनिक कभी मौसम नहीं देखते, कभी अपनी सुविधा नहीं देखते। उनके लिए सबसे पहले आता है भारत का तिरंगा, उसके बाद देश के नागरिक और सबसे आखिर में उनकी अपनी जिंदगी। याद रखिए, जब हम अपने घरों में चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब कहीं ना कहीं कोई जवान माइनस टेम्परेचर में, अंधेरी रात में हथियार लेकर हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा होता है। कुछ कहानियां हेडलाइंस नहीं बनती, लेकिन वही कहानियां किसी देश की असली ताकत बनती है। रंडोरी बहक ऑपरेशन भी एक ऐसी ही एक कहानी है। यह सिर्फ 5 आतंकियों के मारे जाने की कहानी नहीं है, बल्कि 6 कमांडो के उस अदम्य साहस की कहानी है, जिन्होंने आखिरी सांस तक हार मानने से इनकार कर दिया। हीरोज नेवर डाई, दे लिव फॉर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशन। जय हिंद।